हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नियति PCS क्लासेज में आपका स्वागत है। और रैंकर्स व्यू की टेस्ट श्रृंखला आज से शुरू हो गई है हिस्ट्री खंड के साथ। और प्रत्येक दिन वाला जो है कि प्रश्न का कार्यक्रम आज से शुरू हो चुका है। तो आप लोग जिन लोगों को जुड़ना है उससे जुड़ सकते हैं, और जिनको जुड़ना है वो हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क करें 7004291557 पे। और अभी हम उपस्थित हुए हैं आपके सामने कि पॉलिटी में 66 में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं इस संदर्भ में। और पहले जो बीपीएससी ने पॉलिटी खंड में जो प्रश्न पूछा है उसका एनालिसिस करने के बाद हम जो पाए उसको यहाँ पे रेखांकित किया गया है, और इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहले आपको बता दें कि किन किन पक्षों से बीपीएससी ने अभी तक प्रश्न बनाए हैं। तो इसमें संविधान की विशेषता के साथ साथ स्वरूप, संघीय, अर्धसंघीय, ये भी महत्वपूर्ण है। उद्देशिका में उद्देश्य क्या है, उद्देशिका का चरित्र क्या है, प्रासंगिकता क्या है। फिर प्रश्न आए हैं नीति निर्देशक तत्व से, क्या है उद्देश्य, प्रकृति, बिहार में कैसा इसका क्रियान्वयन हुआ है, कौन कौन से नीति निर्देशक तत्वों के जो उसमें तत्व में चर्चा किए गए हैं, जिन बिंदुओं की, उनको कैसे क्रियान्वित किया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा, इसके संदर्भ में भी प्रश्न पूछे गए हैं। मूल अधिकार से संबंधित प्रश्न है, अनुच्छेद 21 से जोड़ते हुए भी प्रश्न है, और अनुच्छेद 19 से भी जोड़ते हुए प्रश्न है। निजता के अधिकार से भी जोड़कर प्रश्न बनाया जा सकता है। संघीय कार्यपालिका में देखें तो राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न जो है कि पूछे गए हैं। राज्य कार्यपालिका में अगर देखें तो इसमें राज्यपाल से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, और मुख्यमंत्री से भी संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। केंद्र राज्य संबंध में देखें तो प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध और विधायी संबंध से भी प्रश्न पूछे गए हैं। ये हो गया फर्स्ट खंड में हम लोगों ने रखा संविधान की विशेषता, स्वरूप, उद्देशिका, नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार। दूसरे खंड में हम रख रहे हैं संघीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका और केंद्र संबंध को। ठीक है, फिर आ जाइए अन्य मुद्दे में, जैसे पंचायती राज, न्यायिक सक्रियता, दबाव समूह, चुनाव आयोग के शक्ति और चुनाव सुधार, और विधानसभा चुनाव आपका जो इस बार का हुआ है 2020, यह भी इम्पोर्टेंट हो सकता है इस बार के लिए। तो ये तीसरा पक्ष हो गया। और चौथा खंड जो हम रखे हैं इसमें गठबंधन की राजनीति का अपराधीकरण, 1990 के बाद बिहार में राजनीति में जाति का प्रभाव और आरक्षण, यही 4 खंड में हमने इसको विभाजित किया है। अब तक के पूछे गए प्रश्नों के आधार पर ये विश्लेषण पाया गया है। और अब हम चर्चा करने जा रहे हैं पहले जो प्रश्न पूछा गया है उसको, और देखते हैं कि किन किन खंडों से प्रश्न पूछा गया है। तो 65वीं का प्रश्न लेते हैं पहले। ठीक है, पहले 64वीं से शुरू करते हैं हम लोग। 64वीं के प्रश्न को लेते हैं। तो इसमें है कि पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन से संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं। अब इसमें संविधान की विशेषता नहीं, संविधान की प्रस्तावना से क्वेश्चन आया है यहाँ पे, और उसमें जो है कि प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन है, उसके 4 शब्द को उसने उठाया है कि समाजवाद कहाँ कहाँ आप पाते हैं संविधान में, धर्मनिरपेक्षता के कहाँ कहाँ तत्व मिलते हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य के कहाँ कहाँ मिलते हैं, जिसकी चर्चा आपको करनी थी। मतलब यहाँ से प्रश्न आ रहा है आपको उद्देशिका से। ये 64वीं बीपीएससी का प्रश्न है। तो एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, भारत में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में आपको चर्चा करना है। राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करना है बिहार के संदर्भ में। और फिर लास्ट में जोड़ा है, क्या वह केवल एक कठपुतली है। देखिए, ऐसा प्रश्न जब आपको पूछा जाए
तो सीधे किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को कठपुतली नहीं माना जा सकता है। और कठपुतली कहने का औचित हुआ रबर स्टाम्प की तरह, जैसा यूपीएससी ने भी प्रश्न पूछा था। तो आपको बताना होगा कि संवैधानिक रूप से राज्यपाल का क्या महत्व है और किस तरह से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने में राज्यपाल की भूमिका होती है। और अगर राज्य सरकार संवैधानिक हितों का अतिक्रमण करती है तो ऐसे में राज्यपाल की भूमिका अहम हो जाती है। उन सभी बिंदुओं के संदर्भ में आपको चर्चा करना होगा। तो ये प्रश्न आपको पूछा गया था 64वीं बीपीएससी में और राज्यपाल से। ये दूसरा प्रश्न इस खंड से बन रहा है। देख लेते हैं प्रश्न की प्रवृत्ति को। फिर तीसरा प्रश्न क्या है? भारतीय शासन में न्यायिक सक्रियता एक नवीन अवधारणा है, विवेचना कीजिए तथा न्यायिक सक्रियता के पक्ष और विपक्ष में दिए गए मुख्य तर्कों को स्पष्ट कीजिए। आपको यहाँ से क्वेश्चन बना है 64वीं में एक, ठीक है, तीनों खंड से देख रहे हैं। यहाँ से उद्देशिका से पहला प्रश्न बना 64 में, फिर हम लोगों ने देखा राज्यपाल से क्वेश्चन बना 64 में, और फिर देख रहे हैं न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता में पूछा है कि पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। देखिए, न्यायिक सक्रियता जो आया है प्रचलन में, उसके पीछे मुख्य कारण है कि जो सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया, न्यायपालिका हो गया। अगर सभी तीनों जो आपको अंग हैं सही ढंग से काम करें तो न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं विधायिका और कार्यपालिका सही ढंग से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में लापरवाही बरतती है, तभी न्यायिक सक्रियता आता है। तो इसका हमेशा हम लोगों को सपोर्ट करना होगा कि न्यायिक सक्रियता की अवधारणा जो है वो ठीक है, मतलब कि उसके नकारात्मक पक्ष के संदर्भ में हम लोग चर्चा तो कर सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता की एक सीमा होनी चाहिए, लेकिन इसको हम गलत नहीं मान सकते। तो इसमें हम लोग को किस तरह से विश्लेषण करना होगा, पक्ष और विपक्ष में भी तर्क देना है। तो न्यायिक सक्रियता का जो सकारात्मक पहलू है उसके संदर्भ में तो आप जान ही रहे हैं क्यों लाया जाता है न्यायिक सक्रियता। फिर लेकिन हम यह भी बोलेंगे, जब आलोचना करेंगे तो इस तरह से नहीं कर दीजिए कि न्यायिक सक्रियता नहीं होना चाहिए। आपको आलोचना में, चूंकि न्यायपालिका देश की सबसे प्रमुख जो है संवैधानिक संस्था है, तो ऐसे में आपको जो आलोचना जब करना होगा या विपक्ष में जब तक, तो आपको कहना होगा कि न्यायपालिका को खुद से यह आकलन करनी चाहिए कि उसकी सीमाएं क्या हो सकती है और उसको संवैधानिक दायरे में रहकर काम करने की आवश्यकता है। मतलब न्यायपालिका को खुद जो है कि संवैधानिक दायरे में काम करना चाहिए। हम सलाह नहीं दे सकते हैं। कुछ ऐसी संस्था है, कुछ ऐसे पद हैं भारत में जिसके संदर्भ में एक जो है प्रशासनिक अधिकारी सलाह नहीं दे सकता है। तो आप इस संदर्भ में जो है कि क्वेश्चन जब आए तो उसमें किस तरह से आपकी सीमा को रखना है, अपनी सीमा में रह के उत्तर देना है, इस संदर्भ में आप लोगों को जानना चाहिए। ठीक है, तो अब है क्वेश्चन चौथा जो क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अधिक राजनीतिक दल भारतीय राजनीति के लिए अभिशाप हैं, इस तथ्य को बिहार के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन तो काफ़ी विश्लेषण भरा है। राजनीतिक दल भारत में अभिशाप हैं, इसका हम सपोर्ट नहीं करेंगे। बहुत अधिक राजनीतिक दल है तो हर राजनीतिक दल का कोई उद्देश्य है। कोई जो है समूह के आधार पर राजनीतिक दल बनता है, कोई क्षेत्रीय मांग के आधार पर राजनीतिक दल बनता है, कोई जो है कि आपको विभिन्न मुद्दों को लेकर बनता है। तो सबका अपना अपना विजन है। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से अगर वो चुनाव में आते हैं तो जनता चूँकि उनका चयन करती है, तो हम उनको अभिशाप नहीं मान सकते हैं। हाँ, उनकी सीमाओं के संदर्भ में हम चर्चा कर सकते हैं, बिहार के संदर्भ में बता सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रीय दल जो उभरे हैं उनकी जो है कि उनका आधार क्या रहा है, कास्टिंग जो आधार रहा है, जो कि एक सीमा तक उसकी आलोचना हम लोग कर सकते हैं। तो ठीक है, प्रश्न के विश्लेषण का आधार क्या होना चाहिए, इन सभी पक्षों पे हम लोगों ने बात किया। 64वीं बीपीएससी का प्रश्न हो गया है। अब हम बात करते हैं 63वीं बीपीएससी का। अब लास्ट में हम करेंगे 65वीं बीपीएससी की चर्चा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग 63वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व पवित्र घोषणा मात्र नहीं है। मतलब पवित्र घोषणा सिर्फ नहीं है कि अच्छे अच्छे चीज़ों का उसमें समावेश कर दिया गया कि सरकार का ये दायित्व है, सिर्फ घोषणा नहीं है वो। तो क्या है भाई?
बल्कि राज्य की नीति के मार्गदर्शन के लिए सुस्पष्ट निर्देश है। मतलब सरकार का क्या दायित्व है उसको निर्देशित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, डीपीएसपी में। तो आप लोग को इसको देखना है अच्छे ढंग से और आपको बताना है कि कौन कौन सी योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को बिहार में, और जिससे हम आधार पे पुष्ट करेंगे कि यह पवित्र घोषणा मात्र नहीं है, जबकि क्योंकि इसका क्रियान्वयन हुआ है और क्रियान्वयन से आम जनता के संवैधानिक हितों को सुनिश्चित किया गया है, उनके डेवलपमेंट और सामाजिक आर्थिक हितों को सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, यही फॉर्मेट पे चर्चा हम लोग को करना था। फिर क्वेश्चन है, हिंदुत्व अवधारणा का परीक्षण कीजिए, क्या यह धर्मनिरपेक्षवाद का विरोधी है? तो देखिए, हिंदुत्व जो अवधारणा है, ये क्वेश्चन तो यहाँ से नहीं है, लेकिन इसका संबंध थोड़ा सा बनता है कि जाति और धर्म की राजनीति, यहाँ से क्वेश्चन ये यूनिट से थोड़ा हिंदुत्व फैक्टर को ले लिया है। ये बीपीएससी में जातिवाद धर्मवाद से क्वेश्चन रहे हैं, संप्रदायवाद से, तो वहीं से इसका संबंध बन रहा है। और हिंदुत्व अवधारणा जो है पूरे देश के लिए माना गया है, इसमें थ्योरी है आपका, तो उसमें धर्मनिरपेक्षवाद का विरोधी है, इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यह जो है कि एक ढंग से कहिए तो नीति मतलब संहिता का रूप इसको माना जा सकता है। हिंदुत्व सादगी का पहचान है, एक मतलब एक भारतीयत्व की भावना इसमें समाहित होती है, एक दूसरे को जो है अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात है, किसी धर्म के अतिक्रमण की बात यह नहीं करता है। तो इन सभी विचारों को समावेश करके आपको इसका उत्तर देना था। ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं जो कि यूपीएससी में भी ऐसे प्रश्न नहीं देखने को मिलते हैं। तो स्टैंडर्ड है बीपीएससी का, ये इस पार्ट को लेकर बीपीएससी प्रयोग करता रहता है हमेशा, चौथे वाले पार्ट में। भारतीय राजनीति में प्रमुख दबाव समूहों को पहचान कीजिए और भारत की राजनीति में उसकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। प्रेशर ग्रुप हम लोगों ने बनाया है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन आ रहा है 63 में। यहाँ से 63 में क्वेश्चन धर्म से जोड़ के पूछ दिया गया है। दबाव समूह से क्वेश्चन है। दबाव समूह तो आप जानते ही हैं क्या होता है। प्रेशर ग्रुप क्या होता है? सरकार पर दबाव बना के अपने हितों को जो है कि सुनिश्चित या फिर अपने हितों की पूर्ति करने का प्रयास करता है। विभिन्न प्रकार के दबाव समूह होते हैं। किसान समूह भी पहले एक दबाव समूह हुआ करता था, किसान संगठन। फिर कि मजदूरों का संगठन है, डॉक्टरों का संगठन है, शिक्षकों का संगठन है, सब प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करते हैं। प्रेशर ग्रुप जो है कि प्रकृति के आधार पर अगर बांटे तो वो उसके आधार पर 4 प्रकार का होता है प्रेशर ग्रुप। तो उन सभी को आपको चर्चा करना है, और उसमें क्वेश्चन में है पहचान कीजिए और भारतीय राजनीति में उनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो अच्छा प्रश्न है। बीपीएससी बहुत यूनिक और अच्छे स्टैंडर्ड प्रश्न के लिए जानी जाती है। तो इसमें आप लोगों ने देखा दबाव समूह से भी प्रश्न 63वीं में पूछे गए हैं। तो 63वीं के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व से 2-3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न जो है, बिहार की राजनीति में राज्यपाल की शक्तियों का वास्तविक स्थिति का वर्णन कीजिए। राज्यपाल की शक्तियों की वास्तविक स्थिति 63वीं में भी यहाँ से प्रश्न आ रहा है भाई। राज्यपाल से, राज्यपाल काफ़ी महत्वपूर्ण है बीपीएससी के दृष्टिकोण से। अब आते हैं 65वीं में। 65वीं में थोड़ा ज़्यादा प्रयोग हुआ है पॉलिटी में। क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है? अब इसमें आपको क्या विश्लेषण करना था? ये नहीं है कि मौलिक अधिकार को लिख के आ जाना है खाली। एक किस तरह से आपको बताना है कि मौलिक अधिकार को जो दिया गया है उसके और एक हाथ से वापस ले लिया गया, मतलब उसकी सीमाएं भी है। एक दायरे से अधिक जो है कि मौलिक अधिकार के जो चीज़ें हैं, जैसे फ्रीडम दिया गया है, तो उसको भी आपको संवैधानिक मर्यादा के अनुरूप ही रखना है। फिर जैसे संपत्ति का जो अधिकार था उसमें डीपीएसपी में टकराहट हुआ तो उसको हटा दिया गया, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो मतलब कि उसका ऐसा अधिकार दिया गया है जो कि एक सीमा तक ही रह सकता है, और जहाँ सार्वभौमिक जो है कि
कल्याण की बात आएगी तो उसको जो है कि सीमित भी किया जा सकता है इन सभी दृष्टिकोण में। और कुछ जो है कि आपको संवैधानिक रूप से कुछ ऐसे बात हैं जिनकी चर्चा आपको करते हुए इसका विश्लेषण करना होगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न पूछा गया है विश्लेषण के आधार पे। भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। अच्छा क्वेश्चन, तो इस पे तो चर्चा करना ही था। संसद कैसे मतलब निर्मात्री करता है और उसके बाद विधि का निर्माण करके उसको कैसे यूटिलाइज करवाता है, इन्हीं कथनों का समीक्षा करना था। यानी कि संघीय कार्यपालिका से एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको 65वीं में आया है। ठीक है, मौलिक अधिकार है नहीं, डायरेक्टली मौलिक अधिकार नहीं पूछा है, लेकिन उन पक्षों को तो समाहित आपको करना ही पड़ेगा चर्चा विश्लेषण में। तो इसका संबंध भी 65वीं से है। 2 क्वेश्चन हो गए। भारतीय राजनीति में दलीय व्यवस्था राष्ट्रोन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुखी है, इस तथ्य को बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, दलीय व्यवस्था अभी तो केंद्र में भी देख रहे हैं, दलीय उन्मुखी ना होकर व्यक्ति उन्मुखी हो गया है। अब ये देखिए, आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, एक्चुअली जो होता है व्यक्तित्व का प्रभाव जो है पॉलिटिक्स में एक जो है कि मापक भी होता है, हर एक देश में ऐसा देखा गया है। तो अभी इंडिया में जो है मोदी वेव काम कर रहा है और बिहार में जो है नीतीश जी का छवि है, तो यहाँ पर देना है। लेकिन हम लोग कहेंगे कि लोकतांत्रिक तरीके से प्रक्रिया है, दलगत व्यवस्था है और जो जनता को पसंद है उसकी सरकार बनेगी। और सरकार ने कल्याणकारी काम किए हैं जिसका परिणाम जो है कि वो सत्ता में आया। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए इसको नकार देना है। ठीक है, ई शासन से आप क्या समझते हैं? ई शासन को लागू करने में बिहार की स्थिति का वर्णन कीजिए। ये तो चुनाव से था। ठीक है, चुनाव एक क्वेश्चन यहाँ से 65वीं में है, मतलब उनके जुड़े हुए आयामों से है। ई शासन से प्रश्न पूछा गया है, तो ये नवीन प्रवृत्ति देखा जा रहा है। ऐसे पब्लिक एड का ये क्वेश्चन है और बिहार में कहाँ तक इसको लागू किया गया है। इसको स्मार्ट प्रशासन एक है, उसमें आप एक शब्दावली सुने होंगे स्मार्ट, कि आप प्रशासन को क्या होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? यस से हो गया क्या? स्मॉल होना चाहिए, मोरल होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए प्रशासन में। सरल हो, नैतिक हो, पारदर्शी हो, संवेदनशील हो, पारदर्शी हो, उत्तरदायी हो और फिर संवेदनशील हो। इसी तरह से आपको जो है करना है, इसका उत्तर देना था। ई गवर्नेंस के सारे आयामों को आपको जोड़ना था। तो पॉलिटी सेक्शन आपका पूरा हो चुका है और आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है आज से। और जो लोग टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 7004291557। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक करें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी इस चैनल को कर लें। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। रैंकर्स भी में आप लोगों का स्वागत है।